नमस्कार, मैं हिना आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे प्रदेश में मटर की खेती बहुत से किसान भाई करते हैं और अच्छी खासी आय भी इससे कमा ही लेते हैं। लेकिन मटर की फसल में कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप भी होता रहता है, जो कि मटर की फसल को काफी क्षति पहुंचाते हैं। तो समय रहते हमारे किसान भाई इन कीट और रोगों का नियंत्रण आखिर किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टाकरना, जिला जयपुर के विषय विशेषज्ञ हनुमान सिंह। जिन किसान भाइयों ने मटर की फसल लगा रखी है, मटर की खेती हरी फली तथा दाल दोनों के लिए की जाती है और अपने प्रदेश में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। लेकिन कई बार इन फसलों में विभिन्न कीटों एवं रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है, जिसका समय से नियंत्रण न करने पर फसल खराब हो जाती है। मटर के अंदर अपने को मुख्य रूप से जो कीट अपन फली छेदक कहते हैं, ये मुख्य रूप से अपने को हानि पहुँचाता है। इसके जो नुकसान पहुँचाने के जो तरीके होते हैं वो ये क्या करता है कि जैसे फली बन जाती है, उसके बाद में उसमें आधा अंदर चला जाता है, आधा बाहर रहता है और जो मटर के दाने होते हैं उनको ये धीरे धीरे खाता रहता है, जिससे अपनी उपज में आमदनी में कमी हो जाती है और अपनी मार्केट क्वालिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो किसान भाई अपनी नुकसान को कम करने के लिए इसके अंदर इंडोक्सा कार्ब 14.8 SC 0.4 ml प्रति लीटर से स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों को मटर में मुख्य रूप से जो रोग दिखाई देते हैं उसके अंदर अपन कहते हैं पाउडर मिल्ड्यू, जिससे छाछिया रोग, ये बहुतायत से देखने को मिलता है। पाउडर मिल्ड्यू के अंदर पत्तियों के ऊपर अपने को सफ़ेद चूर्ण दिखाई देता है, जिसे अपन पाउडर कहते हैं, बिल्कुल व्हाइट पाउडर की तरह ये दिखाई देता है। किसान भाइयों, अभी आपने जाना इस रोग की पहचान के बारे में, अब आइए जानते हैं इस रोग के नियंत्रण के बारे में। तो किसान भाई जैसे ही इसके लक्षण दिखाई दे तो किसान भाई इसके नियंत्रण करने के लिए डायनोके 48 EC 1 ml प्रति लीटर से स्प्रे कर सकते हैं। खेती में लाभ को बढ़ाने के लिए अब किसान ऐसी फसलों का चुनाव करने लगे हैं जिनसे परंपरागत फसलों की तुलना में लाभ अधिक कमाया जा सके, जिसमें शहरों के आसपास के किसान फूलों की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं रजनीगंधा के बारे में। ये एक सुगंधित पौधा है और ये पूरे भारत में पाया जाता है। तो हमारे जो किसान भाई इस समय इसका रोपण करना चाहते हैं, तो वो इसकी रोपाई करते समय किन किन तकनीकी बातों को खास ख्याल में रखें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ अनिल कुमार सिंह। किसान भाइयों, रजनीगंधा की खेती बहुत सरल खेती है और इसका गेंदा या गुलाब के बाद काफ़ी डिमांड भी है। आप इसको जो आपकी दोमट मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी है, इसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपकी भारी मिट्टी है तो वहाँ पे थोड़ा गोबर खाद की मात्रा या कंपोस्ट खाद की मात्रा को बढ़ाकर भी इसकी खेती कर सकते हैं। साथियों, भूमि की तैयारी करने के लिए इसको अपने रोपाई करने से पहले 1 महीने पहले से आप इसके खेत की तैयारी कर लें। कंपोस्ट 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर सामान्य अच्छी मिट्टी में कर रहे हैं, तो जहाँ पे थोड़ा भारी मिट्टी है वहाँ पे 30 से 35 मीट्रिक टन आप इसमें कंपोस्ट खाद के प्रयोग करके वहाँ भी इसकी खेती कर सकते हैं। जो इसमें फर्टिलाइज़र दिया जाना है वो करीब 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर और 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर इसका उपयोग किया जाना चाहिए। जो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर दिया जाना है उसका 1/3 हिस्सा ये जब आप इसकी रोपाई कर रहे हैं उसके पहले जो खेत की तैयारी अंतिम में खेत में मिलाया जाएगा, और जो फास्फोरस की मात्रा है, पोटास की मात्रा है, ये उस समय जो है ये पूरा मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जो 1/3 के बाद जो बाकी 2/3 हिस्सा नाइट्रोजन का बच रहा है उसको 2 या 3 बार में इसको टॉप ड्रेसिंग के रूप में इसको प्रयोग करते हैं।
खेत की तैयारी के बाद हमको जो बीज की व्यवस्था किया जाना है, तो इसमें जो प्रजातियां जो प्रमुख हैं, सिंगल और डबल के रूप में इसकी प्रजातियां मुख्य रूप से जानी जाती हैं। कुछ सिंगल फूल की होती हैं, कुछ डबल फूल की होती हैं, कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो कि मध्यम आकार की होती हैं। तो सिंगल फूल में रजत रेखा काफ़ी अच्छी प्रजाति मानी जाती है, और डबल फूल में कलकत्ता डबल और स्वर्ण रेखा, ये प्रजातियां जो है किसान भाई हमारे काफ़ी समय से इसको लगा रहे हैं और काफ़ी सफल हैं। इनके फूल भी काफ़ी अच्छे होते हैं। सल्क कंद रोपने का उत्तम समय फरवरी से लेकर मार्च के अंतिम सप्ताह तक का होता है। इसके अलावा आप अप्रैल तक भी इसकी बुवाई कर सकते हैं। 1 लाख सल्क कंदों की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा यह है कि जो इसके कंद हमको बीज के रूप में जो प्राप्त होते हैं, उसको रोपाई करने के पहले इसका उपचार कर लिया जाए। उपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम से उपचार किया जाना सबसे अच्छा होता है। करीब 100 लीटर पानी में 25 ग्राम कार्बेंडाजिम का घोल बना करके उसमें 5 मिनट के लिए इसके कंद को डुबा करके और फिर बाहर निकाल करके हम फैला देते हैं। जो हमारी खेत की तैयारी हुई है उसमें हमको जो मेड़ तैयार किया जाना है, उस हिसाब से जिसकी दूरी करीब 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे या कंद से कंद की दूरी रखते हैं, और करीब 40 से 45 सेंटीमीटर मेड़ से मेड़ की दूरी रखते हैं। और इस हिसाब से मेड़ की तैयारी करने के बाद हम इसमें इसकी रोपाई कर देते हैं। रोपाई करने के बाद यदि मिट्टी में नमी अच्छी है तो इसका जमाव हो जाएगा। किसान भाइयों, फसलों के सफल उत्पादन में कई बाधाएं आती हैं। इनमें से एक है खरपतवारों की समस्या। ये खरपतवार फसलों की बढ़वार को तो बाधित करते ही हैं, साथ ही उपज में गिरावट का कारण भी बनते हैं। किसान अक्सर इनके नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों को अपनाते हैं, जिससे जैसे तैसे खरपतवार तो नियंत्रित हो जाते हैं, लेकिन खेती की लागत भी बढ़ जाती है। अगर किसान फसलों में मल्चिंग का प्रयोग करें तो इस प्रकार की समस्या से बच सकते हैं। तो चलिए मल्चिंग का प्रयोग विधि और इसके लाभ के बारे में जानते हैं कृषि अभियंता डॉक्टर मिंटो जॉब से। मैं आपको आज कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। हालांकि कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग कई तरह से हो सकता है, जैसे आपने देखे हो पॉली हाउस में, शेड नेट में, नर्सरी उगाने में, प्रोट्रेस में हम यूज़ करते हैं। ड्रिप इरिगेशन आजकल जो काफ़ी प्रचलित है, उसमें भी जो पाइप इस्तेमाल होता है प्योरली प्लास्टिक का रहता है। और स्प्रिंकलर इरिगेशन जो फुहारा सिंचाई जो हम लोग करते हैं, उसमें भी एचडीपी पाइप प्रयोग में लाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे बहुत छोटे छोटे चीज़ हैं जिसमें हम लोग प्लास्टिक का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम फसल का उपज काफ़ी ज़्यादा ले सकते हैं। वो है प्लास्टिक पलवार, जिसको हम अंग्रेजी में मल्चिंग कहते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग क्या है? खेत में लगे पौधों की जमीन को चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म के द्वारा सही तरीके से ढकने की प्रणाली को प्लास्टिक मल्चिंग कहते हैं। यह फिल्म कई प्रकार और कई रंगों में आती है। सब्जियों की फसल में इसका प्रयोग कैसे करें? जिस खेत में सब्जी वाली फसल लगानी है, उसे पहले अच्छे से जुताई कर ले, फिर उसमें गोबर की खाद और मिट्टी परीक्षण करवा के उचित मात्रा में खाद दे, फिर खेत में उठी हुई क्यारी बना ले और फिर उनके ऊपर ड्रिप सिंचाई की पाइपलाइन को बिछा ले। फिर 25 से 30 माइक्रोन प्लास्टिक मल्च फिल्म, जो कि सब्जियों के लिए बेहतर रहती है, उसे उचित तरीके से बिछा दे। फिर फिल्म के दोनों किनारों को मिट्टी की परत से दबा दिया जाता है। इसे आप ट्रैक्टर चालित यंत्र से भी दबा सकते हैं। फिर उस फिल्म पर गोलाई में पाइप से पौधों की दूरी तय करके छिद्र कर लें। किए हुए छेदों में बीज या नर्सरी में तैयार पौधों का रोपण कर लें। प्लास्टिक मल्चिंग की लागत कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये खेत में क्यारी बनाने के ऊपर निर्भर करता है। तो ये प्लास्टिक मल्चिंग कई प्रकार का रहता है। उसका अलग अलग मोटाई का रहता है, जैसे 20 माइक्रोन, 25 माइक्रोन,
40 माइक्रोन 50 माइक्रोन, जिस तरह से हमारा सब्जी का अवधि रहता है, जो कम अवधि वाला जो सब्जी का फसल है उसमें हम ज़्यादा बारीक प्लास्टिक मल्च प्रयोग करते हैं, जैसे 25 माइक्रोन का, और जो सब्जी ज़्यादा अवधि का है उसमें हम लोग 50 माइक्रोन का प्लास्टिक मल्च को प्रयोग में लाते हैं। अब दूसरी चीज़, इसका खर्चा हालांकि थोड़ा शुरू में ज़्यादा लगता है, करीब 20,000 प्रति है, जहाँ पे हल्का सा छेद होता है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो घास का मैनेजमेंट बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, कम आदमी लगा के आप घास आराम से उसमें निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ प्रिसिशन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर में मल्च के विधि द्वारा ड्रिप इरिगेशन साथ में लगा के हर फसल में कम से कम 30 से 40% ज़्यादा फसल इसमें हम लोग लिए हैं। प्लास्टिक मल्चिंग पे कई सारा सरकार का स्कीम चल रहा है, जिसमें पहले NHM अपना स्कीम प्लास्टिक कल्चर पे चलाया, जिसमें प्लास्टिक पलवार की भी बात की है उनने। उसमें कम से कम 50% सब्सिडी देने की बात है, तो किसान इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्व अनुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार से है। कृषि सलाह केंद्र कृषि अनुसंधान केंद्र उदयपुर द्वारा भेजे गए मौसम के पूर्व अनुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। तोरिया या सरसों की फसल को अतिशीघ्र काट दें। 75 से 80% फली का रंग भूरा होना फसल पकने के लक्षण है। फलियों के अधिक पकने की स्थिति में दाने झड़ने की संभावना होती है। अधिक समय तक कटे फसलों को सुखाने के लिए खेत पर रखने से चितकबरा बग से नुकसान होता है, अतः वे जल्द से जल्द गहाई करें। गहाई के बाद फसल अवशेषों को नष्ट कर दें, इससे कीट की संख्या को कम करने में मदद मिलती है। तापमान और हवा की गति को मद्देनजर रखते हुए गेहूं की फसल जो दूधिया या दाने भरने की अवस्था में है, उसमें हल्की सिंचाई करें। सिंचाई ऐसे समय पर करें जब हवा शांत हो, अन्यथा पौधे गिरने की संभावना रहती है। बैंगन की फसल को प्रारोह एवं फलछेदक कीट से बचाव हेतु ग्रसित फलों तथा प्रोरहों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। अगर कीट की संख्या अधिक हो तो स्पिनोडेस कीटनाशी 48 SCC @ 1 मिलीलीटर 4 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। इस मौसम में बेल वाली सब्जियों में लाल भृंग कीट के आक्रमण की संभावना रहती है। अगर कीट की संख्या अधिक हो तो डाइक्रोक्लोवॉस 76 EC DDVP @ 1 ग्राम 1 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। बेल वाली सब्जियां जो 20 से 25 दिन की हो गई हों, उनमें 10 से 15 ग्राम यूरिया प्रति पौध डालकर कुड़ाई करें। इस तापमान में मक्का चारे के लिए प्रजाति अफ्रीकन टाल तथा लोबिया की बुआई की जा सकती है। फेविकॉन की HM4 की बुआई कर सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब कुछ इस प्रकार से है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कंडा, जिला भीलवाड़ा के कृषक सत्यनारायण जाट ने। यह पाली हाउस में खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सत्यनारायण जाट जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पॉली हाउस और सेडनेट हाउस में फूलों और सब्जियों की खेती लेकर के किसान किस तरह से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, किस तरह से अपनी इनकम दुगनी कर सकते हैं, इसके लिए प्रदर्शनी फार्म का आयोजन कर रहे हैं। प्रदेश के बहुत से किसान भाई खेती करते हैं, परंतु कुछ किसान परंपरागत खेती से हटकर अधिक लाभ कमाने के लिए संरक्षित खेती, शेडनेट व पॉली हाउस में करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी गुणवत्ता के साथ अधिक पैदावार मिलती है। तो आइए जानते हैं हाईटेक खेती की तकनीक और इसके लाभ के बारे में। फूलों की खेती होती है, उसमें खास तौर से प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पॉली हाउस में डच रोज और जरबेरा की खेती हम किसानों को करवाते आए हैं और उससे किसानों को काफ़ी फायदा भी हुआ है, लाभ भी मिला है। इसके साथ में इसके बगल में हमने हाई वैल्यू वेजिटेबल्स की खेती का प्रदर्शन सेडनेट हाउस में लगाया।
उसके अंदर भी किसान भाई हमारी परंपरागत सब्जियां और दूसरी फसलें हैं, उनके स्थान पे खीरा और कैप्सिकम की फसल लेकर के आमदनी को 3-4 गुना बढ़ा सकते हैं। खीरे की फसल पोली हाउस के अंदर और शेडनेट हाउस में 4 से 4.5 महीने की है और इससे हमारे जो किसान हैं जो इससे खेती कर रहे हैं वो औसतन 40 टन का उत्पादन आराम से प्राप्त कर रहे हैं 1 एकड़ से, और अच्छा उत्पादन 60 से 65 टन पर एकड़ का भी प्राप्त हो रहा। उससे हमारे किसानों को लगभग 10 से 12 लाख रुपए सालाना का एक कुल उत्पादन आमदनी प्राप्त हो रहा है, जिसमें खर्चा निकाल के 6-7 लाख रुपए आराम से एक किसान 1 एकड़ से लाभ प्राप्त कर सकता है। प्रदेश के जो किसान भाई हाईटेक खेती करने के लिए शेड नेट व पॉली हाउस लगवाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार द्वारा इस पर अनुदान भी दे है। अब बात आती है किसानों को अनुदान कितना मिलेगा, इस बारे में जानते हैं। राज्य सरकार द्वारा ये संरक्षित खेती के जो पॉली हाउस है इसके निर्माण पर लघु सीमांत और SC/ST के किसानों को 70% और जो सामान्य किसान उनको 50% अनुदान है। 1 एकड़ का पॉली हाउस अगर हम लगाते हैं तो उसकी लागत 33,76,000 या 17,000 के आसपास आती है, उस पर 50% और 70% अनुदान है। इसके अलावा ये जो फूल है, इन फूलों का जो बीज या बल्ब्स या जो पौधे हैं उसके ऊपर भी राज्य सरकार किसानों को अनुदान दे रही है। उसके लिए जो लागत इनकी आती है, इनकी खेती करने की कुल लागत आती है, उसका 50% अधिकतम 12 लाख रुपए तक का फूलों की खेती पर अनुदान 1 एकड़ के ऊपर राज्य सरकार द्वारा उद्यान विभाग के माध्यम से दिया जा रहा है। जो किसान भाई इस योजना में लाभ लेना चाहते हैं, ये संरक्षित खेती के पॉली हाउस और ग्रीन हाउस बनाना चाहते, शेडनेट हाउस बनाना चाहते हैं, वो राज्य सरकार का SSO ऑनलाइन जो पोर्टल है उसके ऊपर जाकर के अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अपने आइडेंटिटी प्रूफ के साथ में, और जो इसकी प्रक्रिया है जो सीरियल नंबर वाइज ऑनलाइन आवेदन है उसके हिसाब से उनको किसानों को लाभ मिलता है। इसके लिए किसान भाई अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान या उपनिदेशक कृषि या उपनिदेशक उद्यान से संपर्क करके और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं प्रदेश के कुछ मुख्य कृषि जिंसों के बाजार भाव पर। जरूर करते हैं कि आज का हमारा ये अन्नदाता कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। तो किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए सदा संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्याओं एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadattarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। हमारी पूरी अन्नदाता टीम को इजाजत दीजिए, लेकिन हाँ, कल फिर इसी समय आपसे जरूर मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।